हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस। आज से हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच विकसित गांधार कला, जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किसके राजवंश के दौरान निखरी है? तो इसका आंसर है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश के दौरान सबसे ज्यादा गांधार कला का क्या हुआ है, विकसित गांधार कला विकसित हुई है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब कुषाण वंश, इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है कुजुल कटफिसस। कटफिसस कुषाण वंश के एक महान शासक हैं कनिष्क। इसके समय में क्या हुआ था कि चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कश्मीर कुंडलवन। कश्मीर कुंडलवन में इसका आयोजन हुआ था। यहीं पे जो बौद्ध धर्म है दो शाखाओं में बढ़ गया था। एक शाखा थी हीनयान और दूसरी शाखा थी महायान। इसके बाद बात करते हैं पल्लव वंश। इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। नेक्स्ट आते हैं गुप्त वंश। इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। अगर इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आते हैं मौर्य वंश। इसके जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? तो सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट सेंट हेलेंस, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होते हैं डोरमेंट। ठीक है, एक होते हैं एक्टिव और एक होते हैं डोरमेंट, और एक और होते हैं, ठीक है ना, एक होता है सक्रिय, एक होता है सुप्त और एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीन टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। अब आते हैं भारत। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन बैरन द्वीप। ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये क्या है? स्थित है। और अन्य नाम जो कि अलग अलग देशों में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे कि किलौआ ज्वालामुखी ये कहाँ पे पाया जाता है? हवाई द्वीप पर ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली स्ट्राम्बोली जो कि इटली में पाया जाता है, ये भी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में। माउंट मैरापी ज्वालामुखी जो कि कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया। ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प जैसी गैसें निकलती रहती हैं, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। एक होते हैं सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी मतलब ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कि एक लंबे समय से जिन उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आगे उनके उद्गार होने की संभावना है। और एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि जिनकी संभावना आगे फटने की बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो इसका आंसर है, यहूदियों की जो धार्मिक किताब है वो है तोरा। त्रिपिटक त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध किससे है? सिख सिख सिखों से है, ठीक है ना। और बाइबल किसकी महत्वपूर्ण बुक है? बाइबल जो कि ईसाइयों की एक मोस्ट इंपोर्टेंट पवित्र बुक है। और एक कुरान जो कि मुस्लिम्स की पवित्र
बुक है, पवित्र ग्रंथ है, और रामायण या फिर महाभारत, जो कि हिंदुओं की सबसे पवित्र बुक है, महाभारत। और यहाँ पे इसका आंसर था, यहूदियों की जो धार्मिक किताब है उसका आंसर क्या है, तोरा। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में सबसे भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। हम ये बोल सकते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में उपस्थित है उसका नाम है कंचनजंगा। उसके बाद आते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। K2 गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। ये कहाँ पे है? ये लद्दाख, लद्दाख में स्थित है। और अगर पॉइंट आउट करेंगे तो POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये पाई जाती है। ये ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। कौन से हिमालय में पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में ये पाई जाती है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पाई जाती है। नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, नेपाल में पाई जाती है। इसकी जो ऊंचाई है 8848.84 मीटर। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी की संस्था अभिनय भारत का गठन इनके द्वारा किया गया है। मतलब अभिनय भारत जो संस्था है किसके द्वारा गठित की गई है? तो इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर, जो कि 1906 में इसका गठन किया गया था। ये कहाँ पे बनाई गई थी? ये बंगाल में, बंगाल में इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। अब आते हैं विनायक BD सावरकर। BD सावरकर ने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 है, इसके बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है। भगत सिंह 1926 लाहौर में नौजवान सभा का गठन करते हैं। नौजवान सभा का क्या करते हैं? गठन कर सकते हैं, गठन करते हैं। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह, राजदेव, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किस में की थी? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित इन तीनों लोगों को क्या कर दी गई थी? फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या कहते हैं? भारत आते हैं, इंडिया आते हैं। और 1915 में ही क्या करते हैं? ये सत्याग्रह आश्रम, 1915 में ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। ये कहाँ बनाया जाता है? अहमदाबाद में बनाया जाता है। कोब्रच एक जगह है, कोचरब एक जगह है, वहां पर इसका क्या हुआ था? इसका क्या करते हैं? एक आश्रम को बनाते हैं। और बाद में 1917 में ये सत्याग्रह आश्रम, ये सत्याग्रह आश्रम 1917 में क्या बन जाता है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में इसका ट्रांसफर किया जाता है। और ये कहाँ पर बनाया जाता है? साबरमती के तट पर, साबरमती नदी है जो ना, उसके तट पर इसको बनाया जाता है। अहमदाबाद में ही बनाया जाता है। महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। भारतीय हरिजन सेवक संघ,
इसकी भी स्थापना क्या करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं। वो कब करते हैं, 1932। नेक्स्ट, अजंता गुफा के चित्र भारत में किसके स्वर्ण युग के प्रमाण है। मतलब कि अजंता गुफा जो महाराष्ट्र में है, उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके समय बनाए गए थे। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जो अजंता गुफा में चित्र बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित उसमें चित्र बनाए गए हैं। और ये कब बनाए गए थे, इस अजंता गुफा कब बनाई गई थी, गुप्त काल में बनाई गई थी। अजंता गुफा कब बनाई गई थी, गुप्त काल में बनाई गई थी। एलोरा गुफा, एलोरा गुफा व एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे एलोरा गुफा किस शासक के दौरान या किस शासन के दौरान बनाए गए थे, तो ये राष्ट्रकूट वंश के दौरान, राष्ट्रकूट वंश के दौरान एलोरा गुफा का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट गुफा है जिसको बोलते हैं बाघ गुफा, जो कि कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये भी गुप्तकालीन एक गुफा है, गुप्तकालीन एक गुफा है। जैन धर्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से हुआ था 1857 में, तो उस समय जो कि गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये उस समय क्या था, स्वतंत्रता भारतीय गवर्नर जनरल था ये। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का शासन क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और जो कब से स्टार्ट होता है, 1 नवंबर 1958 से ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो संस्थाएं बनाई थी, इनको खत्म कर दिया जाता है और एक नया पद सृजित किया जाता है जिसका नाम है भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, ये नया पद सृजित किया जाता है। और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है इसकी हेल्प के लिए। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, ये भारत का जो राज्य सचिव होगा वो 15 सदस्यीय परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अब इसमें 15 सदस्य में से 8 सदस्य जो कि महारानी चुन के भेजेंगी, प्लस 7 सदस्य जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं वो चुन के यहाँ पे भेजेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग, ये 1910 से 1916 तक भारत का क्या रहता है, वायसराय। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय क्या था, भारत का, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन फिर इसके बाद क्या कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का वायसराय बना दिया गया है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो कि भारत का गवर्नर जनरल है, वायसराय है, 1910 से 1916 तक ये रहता है। 1910 में क्या होता है, दिल्ली दरबार सजाया जाता है। 1911 में, 1911 में क्या होता है, 1911 में बंगाल विभाजन को, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और जो 1912, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। 1912 में क्या हो जाता है, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर जब दिल्ली
ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर होती तो 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग पे बम गिराया जाता है, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका जाता है, लेकिन ये तो बच जाता है। तो कैनेडी की पत्नी और पुत्री के ऊपर बम गिरता है तो वो लोग मारे जाते हैं। और ये बम कौन गिराते हैं, बम कौन गिराता है, उसका नाम थोड़ा भूल रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सूचीबद्ध करती है? तो उसका आंसर है पहली अनुसूची। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं टोटल? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फर्स्ट अनुसूची क्या बोलती है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में जानकारी बताती है। दूसरी अनुसूची सैलरी के बारे में जानकारी देती है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में जानकारी देती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीट के बारे में जानकारी देती है। पांचवी अनुसूची SC ST का जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी देती है। छठवीं अनुसूची ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के SC ST प्रशासन के बारे में जानकारी देती है, 4 राज्यों के बारे में जानकारी देती है। सातवीं अनुसूची लिस्ट के बारे में जानकारी देती है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की लिस्टें पाई जाती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करेक्टर लिस्ट पाई जाती है। आठवीं अनुसूची लैंग्वेज के बारे में जानकारी देती है। मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थी, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 लैंग्वेज हो गई हैं। नौवीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म के बारे में जानकारी देती है। ये कब जुड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। 10वीं अनुसूची जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानकारी देती है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 को ये जुड़ी थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। और इसमें जो पंचायत है 29 विषय पे अपना कानून बना सकती है। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। और ये 18 विषय पे क्या बना सकती है? अपना कानून बना सकती है। नेक्स्ट, कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो इसका आंसर है 9। 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश। अब हम क्या करते हैं, आधा मैप बनाते हैं अपने इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गुजरात काउंट करते हैं 1, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो नॉर्थ स्टेट हो गए हैं। 5 यूनियन टेरिटरी, 5 यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे एक दमनदीप है, दूसरा दादर नगर हवेली, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 5वां है लक्षद्वीप। तो कितने हैं? 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश आते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। दूसरी किसकी आती है? दूसरी आती है आंध्र प्रदेश की आती है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? इसका मतलब होता है कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करना होता है, तो उसके लिए कौन करता है? तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति हैं, उसका क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। यही जो होते हैं, यही हाई कोर्ट के जो राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज को यही अपॉइंट भी करते हैं, मतलब ये नियुक्ति करते हैं। और जो हाई कोर्ट का जज होता है वो किसके सामने शपथ लेता है? स्टेट ऑफ गवर्नर, मतलब जिस राज्य का गवर्नर, जिस राज्य के न्यायालय हाई कोर्ट के जज बनाए जाते हैं उस राज्य के गवर्नर के सामने ये क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। और हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल नंबर 214 हाई कोर्ट के बारे में जानकारी देता है। 215 बताता है, आर्टिकल नंबर 215 बताता है कि हाई कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है, मतलब ये अपने डिसीजन चेंज कर सकता है या अपने डिसीजन पे विचार विमर्श कर सकता है। आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 जो कि रेट के बारे में जानकारी देती है, ठीक है ना। 5 प्रकार से रेट जारी कर सकते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती, जो कि किसका है?
आंध्र प्रदेश का है। अमरावती हाई कोर्ट लेटेस्ट हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है टोटल। अमरावती हाई कोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश का है, लेटेस्ट हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाना चाहिए। यदि कोई भी पंचायत है अगर भंग हो जाती है तो चुनाव भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर उसका क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार एक नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।